बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है व्हाई इज द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज मेड हैवी इन द रिम। फ्लाई व्हील को हैवी क्यों बनाया जाता है रिम वाली साइड से? तो पहले फ्लाई व्हील को देख लेते हैं। देखिए फ्लाई व्हील बेसिकली आपके इंजन के दरमियान मतलब इंजन के अंदर होता है। पिस्टन्स एंड ये जो आपका जो एक्सल साइड होता है इसके बीच के अंदर हमारे पास ये फ्लाई व्हील आपको नजर आ रहा होगा। बेसिकली एक सर्कुलर शेप का होता है। इसके हैवी क्यों हम लोग इसको रिम साइड पर हैवी क्यों बनाते हैं? इसकी वजह यह है कि हम मास को इंक्रीज करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्यों इंक्रीज कराते हैं, क्या वजह है। द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज मेड हैवी इन द रिम फॉर इंक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील। यानी कि फ्लाई व्हील के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बढ़ाने के लिए मास को बढ़ाते हैं। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? mr स्क्वायर। रेडियल डिस्टेंस बढ़ेगा या मास बढ़ेगा तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो इक्वेशन शोज दैट इफ वी इंक्रीज द मास द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो इंक्रीजेस। अगर आप मास को इंक्रीज करेंगे फ्लाई व्हील के तो यानी कि हैवी करेंगे यानी मास इंक्रीज करेंगे तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर विल बी इट्स एंगुलर मोशन। यानी कि देखें एंगुलर एक्सेलरेशन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। सो एंगुलर मोशन अगर आपकी कम हो जाएगी तो आपका जो है वो रोटेटरी मोशन जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो यही हम लोग कह रहे हैं द रिजल्ट इज दैट द फ्लाई व्हील हेल्प्स इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्म रोटेटरी मोशन। सही, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज राइफल बैरल रिफिल्ड। इसको जो है वो रिफिल्ड क्यों बनाया जाता है? तो देखें बेटा, इसको आपको देखें ये गन का आपको एक्सटीरियर पॉइंट नजर आ रहा है। ये गन का आपको एक्सटीरियर पॉइंट नजर आ रहा है जहां से आपकी बुलेट जो है वो बाहर निकलती है। सही, तो इसमें आपको देखें ये डिफरेंट किस्म के पैटर्न नजर आ रहे हैं। ये पैटर्न्स क्यों बनाए गए? इनको ग्रूव कहा जाता है। ये पैटर्न्स क्या करते हैं? आपकी बुलेट जब यहां पहुंचती है तो ये पैटर्न्स की वजह से आपकी बुलेट क्या कर जाती है? रोटेट कर जाती है, स्पिन करती है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, और इसी तरीके से क्या हो जाती है? आपकी बुलेट जो है वो गन से बाहर आ जाती है। तो ये इनको यूज करने का मतलब, रिफिल्ड बनाने का मकसद क्या होता है? ताकि आपकी जो बुलेट है वो स्पिन करती हुई बाहर आए। अब स्पिन मोशन करती हुई बाहर आने से क्या हम लोगों को क्या फायदा होगा? तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। The barrel of the rifle is refilled to increase the spin of the bullet about its own axis along with its translation motion। देखिए बुलेट आपकी बाहर आती है स्पिन करती हुई, और बाहर जैसे है कि जाहिर सी बात है ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगी। तो हमें इससे क्या फायदा होता है कि हमारे पास एक तो इसकी जो है वो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। देखें इसमें हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। द स्पिन मोशन ऑफ द बुलेट हेल्प्स द बुलेट टू कीप इट अलोंग द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो बेहतर हो जाती है। यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है तो वो डायरेक्शन आपकी स्टेबल ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो एयर पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी बिकॉज ऑफ इट्स स्पिन मोशन। स्पिन मोशन ऑल्सो स्टेबलाइज द बुलेट इंप्रूविंग इट्स एरोडायनेमिक्स एंड एक्यूरेसी। यानी कि रेंज को बढ़ा देगी। सही, एरोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि आपकी जो है वो रेंज बढ़ जाएगी, और दूसरी साथ साथ क्या हो जाएगी? एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से जो है वो इसको जो है वो इस तरीके से ग्रोव्स बनाए जाते हैं बुलेट के अंदर जहां से बुलेट बाहर निकलती है। और इसका एक एडवांटेज जो यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि स्पिन मोशन जो है, स्पिन मोशन की वजह से पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाती है। कैसे? देखें घर के अंदर जब आपने दीवार के अंदर होल करना था तो आप ड्रिल मशीन यूज करते हैं। ड्रिल मशीन के अंदर वो जो आगे नोब होती है बेसिकली उसको आप रोटेट करवा रहे थे, स्पिन करवा रहे थे, तो स्पिन मोशन से पेनिट्रेशन पावर आपकी इंक्रीज हो जाती है। ये भी एक एडवांटेज है इसका। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है Is it possible for a person to distinguish between raw egg and a hard-boiled one by spinning each on a table? Explain। वो कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि एक पर्सन एक सिंपल एग को और एक हार्ड बॉइल्ड एग को स्पिन करवाए और उसको पता चल जाए कि बॉइल्ड कौन सा है और सिंपल वाला एग जो है वो कौन सा है। तो देखें इसमें मैं आपको यहाँ पर जो है वो डायग्राम के अंदर दिखा रहा हूँ कि आपका जो हार्ड बॉइल्ड एग होता है उसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, यानी कि हार्ड हुआ होता है, वो मास हर जगह पर मौजूद होता है। जबकि अगर रॉ एग को अगर आप स्पिन करवाते हैं उसकी, ये देखें ये मैं एक्सिस रोटेशन को रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, अगर आप रॉ एग को स्पिन करवाते हैं तो जैसे आप इसको स्पिन करवाएंगे तो उसके अंदर लिक्विड जो मौजूद है वो वॉल्स की तरफ चला जाता है।
सही। तो देखें यहाँ पर अगर मैं एक्सेस रोटेशन से मास का डिस्टेंस देखूंगा तो बहुत, यानी रेडियल डिस्टेंस बहुत कम है, जबकि यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि रॉ एग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, बॉइल्ड एग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो इसका हम लोग जो है वो रीज़न देखते हैं। येस, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉ एग एंड अ हार्ड बॉइल्ड वन बाय स्पिनिंग ईच ऑन अ टेबल। व्हेन अ रॉ एग इज स्पिन द यॉक ऑफ एग इज डिस्प्लेस्ड टू इट्स वॉल, यानी कि इसकी जो लिक्विड होता है वो कहाँ चला जाता है, वॉल्स के ऊपर चला जाता है। मूव्स अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखें हमारे पास क्या है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉ एग इंक्रीजेस, क्योंकि इसका रेडियल डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर इट इज मच डिफिकल्ट टू स्पिन द एग। हमने क्या कहा था कि अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा तो इसको स्पिन करवाना। देखें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही बात की थी कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इनवर्स से रिलेटेड होता है एंगुलर मोशन के साथ। ऑन द अदर हैंड द यॉक ऑफ द बॉइल्ड एग इज फिक्स्ड व्हेन द एग इज स्पिन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज, क्योंकि ये आपका बिल्कुल फिक्स हुआ है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, रेडियल डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। द एंड हेंस इट स्पिन मोर इजीली बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ इनवर्सली रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू I ओमेगा। देखें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। तो देखें इसमें क्योंकि मास आपका जो है वो वॉल्स की तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका वही रहेगा जो पहले था। सो दैट्स वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाने की वजह से रॉ बॉयल की जो एंगुलर वेलोसिटी है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसमें जो है वो रोटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जबकि हार्ड बॉयल एग जो है वो इजीली रोटेट हो जाएगा। ये हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर चलते हैं। वाई इज अ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सेंटर। एक्सेलरेशन बॉडी का जो है सर्कल के अंदर हमेशा सेंटर के अंदर ही क्यों होता है? तो देखें बेटा, जब तक आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करेगी आपका ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल मोशन जनरेट नहीं करेगा, राइट। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स से हमारे पास जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज आल्सो एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। इसको हम लोग जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखें, द बॉडी मूविंग द सर्कल ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स आप नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट आपका सेंटर के अंदर मोशन नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे वहीं पर आपका एक्सेलरेशन जनरेट होगा। देयरफॉर centripetal acceleration of a body moving in a circle with uniform speed will have the direction same as the centripetal force which is always directed towards the center of the circle. That's why centripetal acceleration की भी हमारे पास डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, directed towards the center. Thus the centripetal acceleration is also directed towards the center of the circle. Right, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। A ball is just supported by a string without breaking. If it is set swinging, it breaks. Why? वो कह रहा है कि आपके पास एक बॉल जो है जिसको आपने सपोर्ट किया हुआ एक स्ट्रिंग के साथ लटके, कि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो बॉल का जो वेट होगा वो टेंशन के इक्वल होगा। दैट्स वाई दोनों ही क्या होंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर ना आपकी बॉल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन जा सकती है ना ही अपवर्ड डायरेक्शन जा सकती है, क्योंकि क्या है दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। लेकिन अगर आप क्या करें, इसको स्विंग कराना स्टार्ट कर दें तो ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये टूट जाती है। ऐसा क्यों है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। When a ball is just supported by a string, initially it is in equilibrium condition. The weight of the ball is balanced by the tension in the string, so it remains suspended without breaking. जब तक वेट और टेंशन बैलेंस रहेगा आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेक नहीं करेगा, राइट। बट व्हेन द बॉल इज सेट स्विंगिंग, जब आप इसको स्विंग करवाना स्टार्ट करेंगे तो देखें स्विंग करवाना स्टार्ट कराने से आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से टेंशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। देखिए आप सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाएंगे
तो पहले तो आपको सिर्फ टेंशन थी, लेकिन अब आपके सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ गई, जिसके से टेंशन आपकी इंक्रीज हो गई। तो जब टेंशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी और वेट आपका जो है वो डिक्रीज हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी टेंशन मतलब रोप जो है बीच में से ब्रेक हो जाएगी। सो बट व्हेन द बॉल इज सेट स्विंगिंग देन द टेंशन इन द स्विंग इंक्रीज ड्यू टू एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड थस द स्विंग ब्रेक्स। इसी वजह से आपकी जो है वो स्विंग ब्रेक हो जाती है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी टेंशन इंक्रीज हो जाती है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। An insect is sitting close to the axis of a wheel. If the friction between the insect and the wheel is very small, describe the motion of the insect when the wheel is start rotating. वो कह रहा है कि इंसेक्ट एक जो है वो एक्सिस ऑफ व्हील के नज़दीक मौजूद है, अगर फ्रिक्शन जो इंसेक्ट और व्हील के दरमियान है उसको कम कर दिया जाए तो इंसेक्ट की मोशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इसका हम लोग जो है पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, जिससे हमारे पास जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखें, लेट कर लें कि ये आपका जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है, राइट। तो उसके पास एंगुलर हमारे पास जो है वो वेलोसिटी आपको नजर आ रही है। अब देखें, फ्रिक्शन की वजह से अगर व्हील और जो इंसेक्ट है इसके दौरान फ्रिक्शन होगी तो ये कहाँ आएगा, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर आ जाएगा। सही, सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करती है आपकी जो है फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आपका जो लेकिन जैसे आपका बग है या जो भी इंसेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, आउट ऑफ द सर्कल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल जाना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। व्हेन द व्हील स्टार्ट रोटेटिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बाय द insect is on the insect is provided by the frictional force between the insect and the wheel। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी, इसको डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर लेकर आएगी, राइट। अगर देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अगर आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स है तो ये कहाँ आना शुरू हो जाएगा, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल आना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपके पास जो है वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि आपने वेरी स्मॉल रखा हुआ है, इफ अकॉर्डिंग टू द गिविंग कंडीशन द फ्रिक्शन फोर्स इज मेड स्मॉलर, अगर आप फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देंगे तो ये आहिस्ता 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 आउटवर्ड यानी कि टेंजेंट टू द सर्कल जाना स्टार्ट कर देगा। द इंसेक्ट विल नो लॉन्गर बी एबल टू स्टिक द व्हील एंड हेंस विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द व्हील, यानी कि व्हील से टेंजेंट का मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में आउटवर्ड जाना स्टार्ट कर देगा अगर आपका व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है। सही, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनिमम नंबर इफ जियोस्टेशन सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। तो इसका आंसर ये है कि हमें कम से कम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है रिक्वायर्ड होंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं कि जो आपको अर्थ की सरफेस से स्टेशनरी लगते हैं। इसकी वजह क्या है कि जो आपके पास सैटेलाइट्स है उनकी जो स्पिन मोशन है उसको अर्थ की स्पिन मोशन के सिंक्रोनाइज्ड बनाया जाता है, यानी कि जिस तरह से अर्थ स्पिन करेगी वैसे ही आपकी सैटेलाइट भी स्पिन करेगी। तो आपको जमीन से जो सैटेलाइट है वो स्टेशनरी नजर आएगा, दैट्स वाई इसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। वो कह रहा है कि कितने जियो स्टेशन सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड हैं। तो देखें, अर्थ की ग्लोबल कवरेज के लिए, जैसे ये मेरे पास अर्थ है तो इसकी ग्लोबल कवरेज के लिए हमें मिनिमम 3 जो है वो जियो स्टेशन सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि 120 डिग्री के एंगल पर हों, ताकि हम लोग होल अर्थ की जो लॉन्गिट्यूडनल को कवर कर सकें। तो यही हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। एटलीस्ट 3 जियो स्टेशन सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन सिंस 1 geostation satellite covers 120 degree of longitude. So for the whole populated earth surface there must be 360 degree of longitude, यानी कि अगर 120 डिग्री का जो है वो लॉन्गिट्यूड एक सैटेलाइट कवर कर रहा है तो हमें कम से कम जो है वो 3 सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होंगे होल आवर का लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए। Hence the whole earth surface for global coverage of TV transmission can be covered by 3 correctly पोजिशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, यानी कि तीनों ही सैटेलाइट्स को हमें एग्जैक्टली 120 डिग्री के एंगल पर जो है वो पोजीशन करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर हम जो है वो पूरी अर्थ की जो ट्रांसमिशन है उसको हम लोग जो है वो कवर नहीं कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बात बता दूं कि जितनी भी आपके पास ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के ज़रिए हो रही है वो 3 सैटेलाइट्स से हो रही है, और ये सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेज को टू रिसीव एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स। सही,
8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेटरी मोशन। तो देखिए हम लोग इसका जो है वो फॉर्मूला पढ़ चुके, दैट इज mr²। तो इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सियल रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज I = mr²। राइट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज, देखें जब आप टॉर्क का रिलेशन बना रहे थे तो वहां आपने जो टॉर्क और एंगुलर मोशन का जब आपने रिलेशन बनाया था तो आपने वहां पर फोर्स को यूज किया था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास टॉर्क क्या बना था, I अल्फा। और अगर हम लीनियर मोशन की बात करें, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर लीनियर मोशन इज गिवन एज F = ma। देखें यहां पर आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है, यहां पर आपके पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। मींस के देखें फोर्स, ये आपके लीनियर फोर्स है, ये आपके पास देखें टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स है। तो मतलब कहने का ये है कि जो रोल मास जो है प्ले करता है इन लीनियर मोशन, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है इन एंगुलर मोशन। देखिए मास आपके पास इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच बॉडी रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और उसकी कोई भी स्टेट है या रेस्ट है या मोशन है, तो वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो यहां हम यही कह रहे हैं, फ्रॉम अबव इक्वेशंस इट इज कंक्लूडेड दैट मोशन ऑफ इनर्शिया I plays the same role in angular motion as mass play in linear motion. Hence, greater the moment of inertia of a body, greater will be its tendency to maintain the state of rest or uniform rotational motion। वही बात करेंगे जो हम लोगों ने लीनियर लॉ ऑफ इनर्शिया में कही थी कि जी अगर मास ज्यादा होगा तो उसकी स्टेट जो है वो कंटिन्यू ज्यादा रहेगी। तो वही हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं दैट हेंस ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म। लीनियर मोशन नहीं कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ मैं आपको उस पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो डायग्राम्स दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देखिए इसका रेडियल डिस्टेंस भी ज्यादा है एक्सियल रोटेशन से, इसका मास भी ज्यादा है बड़े वाले टायर का, और छोटे वाले टायर का जो है वो मास कम है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम है। तो इसमें रोटेशन ज्यादा होगी, इसमें रोटेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। वाई डज द कोस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लो डाउन एज वाटर ड्रॉप्स इन द बीकर। यानी कि अगर आप पानी, कोस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम का मतलब ये कि आप पानी को बीकर में डाल के उसको रोटेट करवा रहे हैं, तो जैसे आप इंक को ड्रॉप करवाएंगे बीकर में तो उसका जो है वो जो रोटेशन है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? फिर वही बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपने बढ़ा दिया। देखें, वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास एंड द रेडियस ऑफ अ पार्टिकुलर बॉडी। Therefore, when the water drop into beaker of coasting rotating system, जब आपने रोटेटिंग वाले मतलब रोटेट करते हुए पानी के अंदर जैसे इंक डाली है, the mass of the rotating body is increased। जो रोटेटिंग बॉडी है उसका मास आपने इंक्रीज कर दिया, which increases the moment of inertia of the system। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपने बढ़ा दिया। हमने पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जिसकी वजह से आपका जो है वो यहाँ पर जो रोटेटरी मोशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, देयरफॉर द कोस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लोज डाउन, जिसकी वजह से आपका जो रोटेटिंग सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो यही हमारे पास देखें, एक ही चीज बार बार आई जा रही है कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन देखना, और ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा दिया तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर दिया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सही, आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन, अ बॉडी विल बी वेटलेस व्हेन द एलिवेटर इज फॉल्स डाउन जस्ट लाइक अ फ्री फॉलिंग बॉडी, एक्सप्लेन। आपकी अगर एक ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल मोशन के बारे में सुन लीजिए बेटा, जो भी मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है उसको हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन। ये बात याद रखिएगा कि जो भी मोशन आपकी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रही है उसको हम जो है वो फ्री फॉल मोशन कहते हैं। और अगर फ्री फॉल मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट करता है तो उसका अपेरेंट वेट 0 हो जाता है। वो कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है, यही आपने बताना है। अ बॉडी विल बी वेटलेस व्हेन द एलिवेटर इज फॉल्स डाउन जस्ट लाइक अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। वो कह रहा है कि जब एलिवेटर नीचे मतलब फ्री फॉल मोशन कर रही होती है तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उसका वेटलेस स्टेट में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करें। तो देखिए बेटा, यहाँ आपको ये बात लेट करें कि आपका एक ऑब्जेक्ट जो है
एक ऑब्जेक्ट आपका हैंग हुआ है, तो ये जो बेसिकली टेंशन जो है, ये टेंशन आपके अपैरेंट वेट को बता रही है। देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, तो आपका अपैरेंट वेट देखिए यहाँ क्या नजर आ रहा है, 0 डिग्री नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखें इसकी वजह ये है कि व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन एज। देखें दो चीजें इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, एक वेट इसको डाउनवर्ड ले जाने की कोशिश करे, इस वाले मास को, इस ऑब्जेक्ट को वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करे, जबकि टेंशन जो है या अपैरेंट वेट को रिप्रेजेंट करे। तो बेसिकली दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वेट माइनस टेंशन, राइट। नेट फोर्स को हम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज F इक्वल्स टू ma, दैट विल बी इक्वल्स टू mg माइनस t। टेंशन को वहां लेकर चला जाऊं और ma को यहां लेकर आ जाऊं। अब एक बात को ध्यान से देखिएगा, जब आपका ऑब्जेक्ट, मैंने अभी आपको क्या बताया, फ्रीली फॉलिंग का मतलब यह है कि आपका ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मोशन कर रहा है। तो ये जो आपका लीनियर एक्सेलरेशन था, ये क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो देखें ये मास से मास आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और देखें अपैरेंट वेट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन द केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग मोशन। तो यहां हम कह रहे हैं द अपैरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 0 इफ it is freely falling. This situation is known as weightlessness. We conclude from above relation that when elevator is freely falling, the body within it will be weightless. अगर एलिवेटर जो है वो फ्री फॉल करेगी तो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो खुद को भी वेटलेस जो है वो फील करेंगे, राइट। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, when a tractor moves with an uniform velocity, its heavy wheel rotates slowly then its lighter wheel. फिर वही बात जो मैंने आपको बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी के इनवर्सली रिलेटेड होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, रोटेशन कम हो जाएगी, सही। तो यहां भी आपको मैं वही दिखाएं, दो व्हील्स, एक ये ट्रैक्टर का बड़ा व्हील है, ये ट्रैक्टर का छोटा व्हील है। देखिए इसमें मास ज्यादा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो इसके अंदर वेलोसिटी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, इसका मास कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि स्मॉलर व्हील के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, लार्जर व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L इक्वल्स टू I ओमेगा। लाइक देखें आपको नजर आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है एंगुलर वेलोसिटी के साथ। एंड वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। As the lighter wheel has small moment of inertia, देखें इसका moment of inertia कम है क्योंकि इसका mass कम है of its small mass, so it will be rotate faster due to larger angular velocity। आपकी angular velocity क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी। Similarly the heavier wheel has large moment of inertia, heavier wheel का जो moment of inertia है वो ज्यादा है तो इसकी angular velocity decrease हो जाएगी, thus it rotates slowly due to small value of angular velocity, right boys, सॉरी स्टूडेंट्स। तो इसी की वजह से हमारे पास जो है देखें इस पूरे चैप्टर के अंदर बार बार एक ही चीज आ रही है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिपेंडेंस को देख लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली रिलेटेड होता है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, सही। एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, राइट। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये है कि मास वही रोल प्ले कर रहा है, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन के अंदर है तो वो कंटिन्यूस मोशन ही करेगा जब तक आपको एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। तो मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो मास है वो वही रोल प्ले कर रहा है जो लीनियर मोशन के अंदर मास रोल प्ले करता है, लेकिन वहां पर लीनियर मोशन है और यहाँ पर क्या है, रोटेशनल मोशन है। ये हमारे पास टोटल कंक्लूजन है। अगर ये जो पॉइंट्स मैंने आपको आखिर में बताए हैं इन पॉइंट्स को आप याद रख लेंगे तो तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे। एक दो बातें मैं आपको और बताना चाहता हूं बेटा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का मतलब है कि आपने कॉन्सेप्ट को अपने माइंड के अकॉर्डिंग आंसर करना है। आपको बुक की वर्डिंग की जरूरत नहीं है, आपको मेरी वर्डिंग की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स की वर्डिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मैच्योर हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, तो आप कॉन्सेप्ट के मतलब अपने माइंड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं, राइट। सो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो असाइनमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलेंगे, सही। अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा या कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है आपके जहन के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगा।
सो और अगर कोई टॉपिक भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो उसके बारे में बताइएगा, इंशाल्लाह उसको भी मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।